हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में प्रशासनिक विधि यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें बार बार एआईबी में पूछा जाता है, जो रिपीट होते हैं, उनको पढ़ेंगे और कवर करेंगे। अगर आपने इन सवालों को अच्छे से कवर कर लिया तो यही सवाल रिपीट होते हैं और आपके 3 नंबर जो हैं वो कवर हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो भी 3 नंबर का रहेगा और ये 3 नंबर बहुत मायने रखते हैं एआईबी को क्लियर करने के लिए कई बार। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रशासनिक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैं आपको बता दूं, प्रशासनिक विधि बनाई इसलिए गई है ताकि प्रशासनिक शक्तियों को नियंत्रित किया जा सके। तो ऑप्शन ए, प्रशासनिक शक्तियों को नियंत्रित करना, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपको सीधे आंसर्स बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो जो है वो छोटा बनाना है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही रहेगा कि वीडियो छोटा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रशासनिक विधि का उद्भव किस देश से हुआ था? तो ये प्रशासनिक विधि जो है, जो ओरिजिन इसका हुआ था वो फ्रांस देश से हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रशासनिक विधि की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो प्रशासनिक विधि की अवधारणा फ्रांस देश के मॉडल पर आधारित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, इनको आप अच्छे से समझ लो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूँगा, वहाँ पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में ये भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे प्रशासनिक विधि का स्रोत माना जाता है? तो ऑप्शन है संवैधानिक प्रावधान, ये भी स्रोत है। ऑप्शन बी विधायी अधिनियम, ये भी स्रोत है प्रशासनिक विधि का। ऑप्शन सी न्यायिक निर्णय, ये भी स्रोत है प्रशासनिक विधि का। तो ये तीनों स्रोत हैं, मुख्य स्रोत हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रशासनिक विधि मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो प्रशासनिक विधि जो है मुख्य रूप से प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों और दायित्वों का निर्धारण करती है और उन्हें नियंत्रित करती है और उनके बीच में होने वाले विवादों का निपटारा करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रूल ऑफ लॉ का क्या अर्थ है? तो मैं आपको बता दूं, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए, बी और डी गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रशासनिक विधि का मुख्य लाभ क्या है? प्रशासनिक विधि बनाई इसलिए गई है ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाया जा सके। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू का क्या अर्थ होता है? तो मैं आपको बता दूं, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है प्रशासन के आदेश जितने भी होते हैं उनकी वैधता की जांच करना। तो प्रशासनिक आदेशों की वैधता को जांच करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रशासनिक विधि किन 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है? तो आपको जानना चाहिए, प्रशासनिक विधि जो है वो मुख्य रूप से 3 सिद्धांत, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस और न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू, इन तीनों सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का क्या अर्थ होता है? तो डेलीगेटेड यानी कि प्रत्यायोजित, लेजिस्लेशन का मतलब होता है संसद द्वारा अधीनस्थ संस्थानों को कानून बनाने का अधिकार देना, उनको डेलीगेट करना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रशासनिक न्याय सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, प्रशासनिक न्याय का जो सिद्धांत है वो प्राकृतिक न्याय के नियम, रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बी, सी और डी इसका ये जो है गलत आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारत में किसके पास में है? तो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास में ही होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए, बी और डी गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका कानून को लागू करने में सहायता करती है।
और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर ही कंट्रोल रखते हैं, उनकी उनके द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही कोर्ट विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून का इंटरप्रिटेशन व्याख्या करते हैं। और न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका अधिकार भारत में किसके पास में है, तो भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू का पावर है। कार्यपालिका के पास में नहीं है, विधायिका के पास में नहीं है और राष्ट्रपति के पास में भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस मामले में प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन एक महत्वपूर्ण मुद्दा था? तो ये केस था मेनका गांधी बनाम भारत संघ का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रशासनिक कानून के विकास में किस देश का सबसे अधिक योगदान है? तो फ्रांस जो देश है उसका सबसे ज़्यादा योगदान है प्रशासनिक कानून के विकास में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन से सिद्धांत आवश्यक हैं? तो मैं आपको बता दूं, प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मैं आपको आंसर ही बता रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है। भारत में लोकपाल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में लोकपाल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार को समाप्त करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के कितने प्रमुख घटक हैं? तो आपको बता दूं इसके दो मुख्य घटक हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पहला सुनवाई का अधिकार, राइट टू बी हियर्ड, और दूसरा निष्पक्ष निर्णय का अधिकार, राइट टू इम्पार्शल डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका किस न्यायालय की शक्ति का एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है जुडिशियल एक्टिविज्म का, न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी न्यायिक सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने का अधिकार किसके पास में है? तो भारत में नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने का सिद्धांत न्यायपालिका के पास में है, जुडिशरी के पास में है। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विधिक औचित्य का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लीगल जस्टिफिकेशन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, डॉक्ट्रिन ऑफ लीगल जस्टिफिकेशन जुड़ा हुआ है कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ के साथ में जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए कानून के शासन का सिद्धांत, इसके साथ में जुड़ा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लीगल जस्टिफिकेशन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पुनर्वास और क्षतिपूर्ति किस प्रशासनिक सिद्धांत से संबंधित है? तो ये सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ मामला है। ऑप्शन ए प्राकृतिक न्याय गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को किसे नियंत्रित करने का अधिकार है? तो विधायिका भी नियंत्रित कर सकती है, कार्यपालिका भी नियंत्रित कर सकती है, न्यायपालिका भी नियंत्रित कर सकती है, उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को किस मामले में विस्तृत किया? तो मैं आपको बता दूं ये मामला था A.K. क्राइपाक बनाम भारत संघ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को विस्तृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, न्यायिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा रीट प्रशासनिक कार्यों को चुनौती देने के लिए जारी किया जाता है? तो प्रशासनिक कार्यों को जुडिशियल कंट्रोल के अंतर्गत रीट जारी की जाएगी, वो रीट होगी उत्प्रेषण। मैं आपको बता दूं आपके 5 तरह की रीट होती है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण, पांचवी अधिकार प्रचार। ये 5 तरह की रीट होती हैं जो प्रोटेक्ट करती है आपके मौलिक अधिकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा सिद्धांत लोक प्रशासन में असंवैधानिकता की समीक्षा करता है? तो रंग भेद का जो सिद्धांत है वो लोक प्रशासन में असंवैधानिकता की समीक्षा करता है।
डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सार्वजनिक लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो आपको बता दूं, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में ही सार्वजनिक लोकपाल की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में नेमो जूडेक्स इन कॉजा सुआ का क्या मतलब होता है? तो इस लैटिन की मैक्सिम का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और ये आपके EIB में रिपीट भी होते हैं और ये 3 नंबर आपको मिल भी जाएंगे इस सब्जेक्ट से। 3 नंबर का ही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ऑडी अल्ट्रम पार्टम का सिद्धांत क्या बताता है? तो मैं आपको बता दूं, ऑडी अल्ट्रम पार्टम एक लैटिन की मैक्सिम है। ये बताती है कि आपको निर्णय देना है तो सामने वाले पक्षकार को भी सुनना पड़ेगा, उसे भी सुनवाई का अधिकार देना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, शक्ति पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मोंटेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ऑप्शन में है बिल्कुल बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा रीट अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाने के लिए जारी किया जाता है? तो अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है तो उसे न्यायालय के समक्ष लाने के लिए रीट लगाई जाएगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण हबियस कॉर्पस की रीट लगाई जाएगी। ये हाई कोर्ट में भी लगाई जा सकती है अनुच्छेद 226 के तहत, और ये रीट सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई जा सकती है अनुच्छेद 32 में। और मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, निरोध किया गया है और उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विधिक औचित्य रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था A.V. डायसी ने। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कौन सा आयोग प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया गया था? तो प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग को बनाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कार्यपालिका का विशेषाधिकार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो कार्यपालिका का विशेषाधिकार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किसी प्रशासनिक निर्णय के खिलाफ अपील किस प्रकार की अदालत में की जा सकती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रशासनिक निर्णय है उसके खिलाफ आपको ट्रिब्यूनल्स में जाना है। कौन सा ट्रिब्यूनल्स? प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, उनमें आपको अपील करनी है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रशासनिक न्यायाधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो मैं आपको बता दूं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को बनाया जाता है, इसको स्थापित किया जाता है, स्थापना की जाती है संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बी सी और डी गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मुख्य उद्देश्य है जनहित की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा किस उद्देश्य से की जाती है? तो ऑप्शन देख लो, प्रशासनिक कार्य को प्रोत्साहित करना, लोक सेवकों को सशक्त बनाना, प्रशासनिक कार्यों की वैधता सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की शक्ति बढ़ाना। तो इसका आंसर होगा प्रशासनिक कार्यों की वैधता को सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जुडिशियल डिस्क्रिएशन न्यायिक विवेक का क्या मतलब होता है? तो जुडिशियल डिस्क्रिएशन न्यायिक विवेक का मतलब होता है न्यायालय द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णय लेना, कोर्ट के द्वारा अपने इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करना किसी डिसीजन को लेने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में दूसरे पक्ष को सुनने का अधिकार किस वाक्यांश से व्यक्त किया जा सकता है? लैटिन की मैक्सिम बतानी है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, परमादेश रीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैं आपको बता दूं, परमादेश रीट जो है वो जारी की जाती है
किसी सार्वजनिक अधिकारी पब्लिक ऑफिसर को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ट्रिब्यूनल्स जो है इसीलिए बनाए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि कोर्ट का जो बर्डन है वो कम हो जाए, प्रशासनिक मामले हैं उन्हीं की ट्रिब्यूनल से सॉल्व हो जाए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का उल्लेख पहली बार किस मामले में किया था? तो वो आपको केस बताना है। गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये केस भी नहीं है। ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये भी केस नहीं है। ऑप्शन सी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये भी केस नहीं है। तो इसका आंसर होगा एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। इसी केस में जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ अपील कहाँ की जाएगी? प्रशासनिक निर्णय के खिलाफ ट्रिब्यूनल्स में जाना है, और प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स ने अगर कोई निर्णय दिया है तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिषेध प्रोहिबिशन रीट कब जारी की जाती है? तो प्रोहिबिशन प्रतिषेध रीट जो है वो इसलिए जारी की जाती है कि किसी भी न्यायालय को रोका जाए अगर वो कार्य कर रहा है और उसके पास में उसका क्षेत्राधिकार नहीं है। बिना क्षेत्राधिकार के अगर कोई न्यायालय कार्य कर रहा है तो उसे रोकने के लिए ये रीट प्रोहिबिशन जारी की जाती है, प्रतिषेध रीट जारी की जाती है। तो ऑप्शन ए किसी न्यायालय को कार्य करने से रोकने के लिए, जब उसके पास में क्षेत्राधिकार ही नहीं है, जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो उसे रोकने के लिए ये रीट जारी की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, प्रशासनिक विधि के अंतर्गत अनुचित प्रभाव का क्या अर्थ है? इसका मतलब है निर्णय में पक्षपात का कोई संकेत नहीं होना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, प्रशासनिक कानून में शक्ति का प्रयोग उचित उद्देश्य के लिए किस सिद्धांत से संबंधित है? तो वैधानिक उद्देश्य के सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का सिद्धांत किसे संदर्भित करता है? तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो संदर्भित करता है न्यायपालिका द्वारा नीतिगत निर्णयों में सक्रियता निभाना, यानी कि सक्रिय भागीदारी बढ़ाना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामलों में न्यायाधीश नहीं हो सकता? तो ये लैटिन की मैक्सिम है नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन 50, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत किस प्रकार की व्यवस्था को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन ए सभी शक्ति न्यायपालिका के पास होनी चाहिए, ये गलत आंसर है। ऑप्शन बी सभी शक्ति विधायिका के पास होनी चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन सी शक्ति का समान वितरण न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये थे आपके टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस जिन्हें बार बार एआईबी के एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये अक्सर रिपीट होते हैं। इस सब्जेक्ट का वेटेज 3 नंबर का रहेगा। अगर आपने इन सवालों को अच्छे से समझ लिया तो आपके 3 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। ये 3 नंबर आपको हल्के में नहीं लेने, यही आप पे बहुत मायने रखेंगे एआईबी क्लियर करने के लिए। मैं आपको ये जो क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। धन्यवाद।